अस्सलामुअलैकुम। फ़िज़ियालॉजी फ़ॉर पैरामेडिक्स के लेक्चर 1 में आप सबको खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम फ़िज़ियालॉजी की डेफिनीशन और सेल्स के मेन पार्ट पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं फ़िज़ियालॉजी की डेफिनीशन से। फ़िज़ियालॉजी, definition of physiology: the branch of biology that deals with the normal function of living organism and their parts. तो फिजियोलॉजी की डिफिनीशन: द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। यानी फिजियोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसके अंदर जानदारों के अज्जा के नॉर्मल अफ़आल का मुताला किया जाता है, जैसे किसी भी जानदार के खलिए या खलिए से बाफ्तें या जो भी निज़ामत जैसे दिल, गुर्दे, ये किस तरह काम करते हैं, इन सब का मुताला फिजियोलॉजी में किया जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे फिजियोलॉजी के अंदर सेल से, क्योंकि सेल्स किसी भी जानदार की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई है, यानी तमाम जानदार सेल्स से मिलकर बनते हैं। तो डिफिनीशन ऑफ सेल्स: द सेल is the smallest structural and functional unit of life, unit of लिविंग बॉडी। यानी सेल्स तमाम जानदारों के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। जब हम सेल्स का मुताला करते हैं या सेल्स को खुर्दबीन के ज़रिए देखते हैं तो सेल बुनियादी तौर पर 3 अज्जा में तकसीम हमें नज़र आता है। यानी सबसे पहले ऊपर वाली लेयर सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला हिस्सा दूसरा, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं।
और तीसरा न्यूक्लियस कहते हैं। अब हम इन तीनों को तफसील से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Cell membrane is the most outer layer of the cell। यानी जब हम एक सेल की तस्वीर इस तरह ड्रा करते हैं, समझ लें कि ये एक सेल की पिक्चर है। इसके ऊपर वाली ये जो लेयर है इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये अंदर वाला हिस्सा साइटोप्लाज्म कहलाता है। और यहाँ सेल के दरमियान में इसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो द मोस्ट आउटर लेयर of the cell is cell membrane। The most outer layer is cell membrane। सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल का मतलब होता है that allow only some substance to pass through it। यानी कि कुछ मखसूस किस्म के मॉलिक्यूल्स ही इस लेयर से अंदर जा सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। एंड एक्ट्स एज ए बैरियर फॉर other substance। यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं जिनकी सेल्स मेम्ब्रेन को ज़रूरत होती है, और वही जिनकी ज़रूरत है वो बाहर आ सकते हैं। इसको कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और दूसरे अज्जा से को अंदर जाने से सेल मेम्ब्रेन रोकती है। अब देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन बनती किससे है। तो कंपोजिशन ऑफ
सेल मेम्ब्रेन तीन चीज़ों से सेल मेम्ब्रेन बनती है। सबसे पहले प्रोटीन से, जो तकरीबन 55% होते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन के 55% प्रोटीन पर मुश्तमिल होती है और लिपिड्स 40% और रिमेनिंग 5% कार्बोहाइड्रेट्स। यानी सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनती है। प्रोटीन 55%, लिपिड 40% एंड कार्बोहाइड्रेट्स 5%। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो हिस्सा है ये वाला, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म it is the jelly like material formed by 80% of water। यानी साइटोप्लाज्म जेली लाइक मटेरियल पर मुश्तमिल होता है जिसमें 80% पानी होता है और इसका जो लिक्विड पोर्शन होता है, साइटोप्लाज्म के लिक्विड पोर्शन को साइटोसोल कहते हैं। लिक्विड पोर्शन कॉल्ड साइटोसोल। उस साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनील्स होते हैं। तकरीबन 7 किस्म के ऑर्गेनील्स साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। यानी अगर ये खलिया है, सेल है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन आ गई, ये उसका न्यूक्लियस आ गया, तो यहाँ इस एरिए में ये जो लिक्विड है इसको साइटोसोल कहेंगे और ये जो मुख्तलिफ आर्गोनील्स, इनको समझ लें, ये आर्गोनील्स होते हैं। तो आर्गोनील्स में सबसे पहले होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 टाइप्स होती हैं। एक को कहते हैं स्मूथ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो राइबोसोम्स उसके ऊपर नहीं होते, यानी दिस टाइप ऑफ रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम which has no ribosomes, so they appear smooth। और दूसरा आ गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, इस वजह से ये खुरदरा होता है यानी रफ होता है। ड्यू टू दी प्रेजेंस of ribosomes, it is rough। दूसरा है लाइसोसोम। इसकी भी दो टाइप्स होती हैं। एक को प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं और दूसरे को सेकेंडरी लाइसोसोम। पहली प्राइमरी लाइसोसोम और दूसरी को सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम काम क्या करते हैं? फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, तो ये मदद करते हैं। इट हेल्प्स इन इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, यानी जो भी खुराक खलिए के अंदर पहुंचती है उसको हज़म करने में मदद करते हैं। इट हेल्प्स इन इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। इसके बाद है गाल्जी एपरेटिस। गाल्जी एपरेटिस, इसको गाल्जी बॉडी या गाल्जी कम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये तमाम सेल्स में मौजूद होता है, लेकिन रेड ब्लड सेल्स में ये नहीं होता। इट इज प्रेजेंट इन all the cells except
रेड ब्लड सेल्स। गाल्जी अपरेटिस न्यूक्लियस के नज़दीक वाक़ होता है। गाल्जी apparatus is situated near the nucleus. तो गाल्जी अपरेटिस के फंक्शन देखते हैं आगे कि गाल्जी अपरेटिस के फंक्शन क्या हैं। द मेजर फंक्शन ऑफ गाल्जी apparatus are processing, packaging, labeling and delivery of proteins and other molecules. Major function of Golgi apparatus are processing, packing, labeling and delivering of proteins and other molecules. यानी गाल्जी अपरेटिस खलिए के अंदर जो भी मवाद या मटीरियल जाता है उनकी प्रोसेसिंग करता है, उनको पैक करता है और आगे जहां खलिए के जिस हिस्से में भी उनको पहुंचाना होता है वहां तक पहुंचाता है। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल्स को जो एनर्जी चाहिए होती है वो पैदा करता है। इस वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो called powerhouse of the cell. It produces energy required for cellular function. It produces the energy required for cellular function। यानी किसी भी सेल्स को अपना काम करने के लिए जो तवानाई ज़रूरत होती है, जो एनर्जी ज़रूरत होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया उसको फराहम करता है। आगे साइटोस्केलेटन। ये साइटोप्लाज्म में कहीं भी वाक़ होता है। ये सेल्स की जो साख्त होती है, जो उसकी शक्ल होती है, उसको बरकरार रखने में मदद देता है। इट डिटरमाइन
the shape of the cell and give support of the cell. Support to the cell. इनके अलावा राइबोसोम्स और सेंट्रियोल्स भी साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स का काम होता है साइटोप्लाज्म contains many smaller granular structure called ribosomes, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे कई स्ट्रक्चर होते हैं जिनको राइबोसोम्स कहते हैं। राइबोसोम्स हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। और सेंट्रियोल्स ये सिलेंडर की शक्ल के होते हैं, यानी दीज आर सिलिंड्रिकल शेप्स that helps in the formation of spindle fibers and cell division, यानी ये सेल डिवीजन जब खुलवी तकसीम होती है उसके अंदर मदद देते हैं। साइटोप्लाज्म के बाद किसी भी सेल्स का मेन हिस्सा जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस is situated in the center of the cells। तो सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के बाद क्या गया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को ब्रेन या हार्ट ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस कंट्रोल द सेल्स। न्यूक्लियस कंट्रोल टोटल फंक्शन ऑफ सेल्स। ऑफ सेल यानी किसी भी खलिए के अंदर होने वाले तमाम फंक्शन को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ये किसी भी खलिए का या सेल्स का 10% होता है। ये 10% तकरीबन पर मुश्तमिल होता है। और न्यूक्लियस के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। मेजर पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन nuclear membrane it is the outermost layer of the nucleus. Nuclear membrane separate nuclear from the cytoplasm, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये जो बाहर वाली होती है ये किसी भी न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से जुदा करती है। उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद होता है न्यूक्लियोल्स। ये राउंडेड स्ट्रक्चर के होते हैं। इट इज़ राउंडेड स्ट्रक्चर, इट हेल्प्स इन द सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन के अंदर मदद देते हैं। और उसके बाद होते हैं क्रोमोसोम्स। दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। केमिकली इट इज़ कंपोज्ड फ्रॉम DNA एंड प्रोटीन्स। यही क्रोमोसोम्स आगे चलकर किसी भी जिन्स के तयन में मदद देते हैं। और इसमें DNA होता है, तो DNA का ये काम होता है कि DNA क्या करता है? DNA
वरासत तकसीम, यानी कि जो भी सलाहियतें एक पेरेंट सेल्स में होती हैं उनको आगे डॉटर सेल्स के अंदर मुंतकिल करता है, डीएनए करता है। तो अगले लेक्चर में हम सेल डिवीज़न देखेंगे।